स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। इस बुक की पिछली वीडियो में आपने पहली दो आदतों के बारे में जाना, जो हैं प्रोएक्टिव बनना और अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना। ये आदतें आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने और अपने लक्ष्यों की दिशा में सही कदम उठाने की नींव रखती हैं। इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और अगली 3 आदतों के बारे में जानेंगे, जो आपको व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में और भी प्रभावशाली बनाने में मदद करेंगी। तो आइए इन अद्भुत आदतों के सफर पर चलते हैं। तीसरी आदत, जिसे स्टीफन कोवी महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता दें, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कहते हैं। यह हमें अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की सलाह देती है। इस आदत का उद्देश्य यह सिखाना है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए और उन चीजों को पहले करना चाहिए जो वास्तव में हमारे जीवन के उद्देश्य और लक्ष्यों से जुड़ी हों। यह आदत दूसरे और तीसरे क्षेत्र, जैसे हमारे कार्यों और रिश्तों को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोवी इस आदत के माध्यम से यह बताते हैं कि हर दिन की चुनौतियां और गतिविधियां हमें हमेशा अपनी प्राथमिकताओं से हटा सकती हैं, लेकिन जब हम सही चीजों को पहले करते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता दें का मुख्य विचार यह है कि हमें आवश्यकता और इच्छा के बीच अंतर को समझना होगा। हम अक्सर उन कार्यों पर समय बिताते हैं जो तात्कालिक रूप से हमें आकर्षित करते हैं, लेकिन वे हमारे बड़े लक्ष्यों और उद्देश्यों में कोई खास योगदान नहीं करते। इसके बजाय हमें उन कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो हमारे जीवन के दीर्घकालिक उद्देश्यों के साथ मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का लक्ष्य स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना है, तो उसे जिम जाना या सही खानपान अपनाना चाहिए, जबकि टीवी देखना या अनावश्यक मीटिंग्स में भाग लेना समय की बर्बादी हो सकती है। इस आदत को लागू करने के लिए स्टीफन कोवी टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स का उपयोग करते हैं, जो 4 वर्गों में हमारे कार्यों को वर्गीकृत करता है। फर्स्ट, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। ये कार्य तुरंत किए जाने वाले होते हैं, जैसे कि आपात स्थिति या डेडलाइन वाले कार्य। सेकंड, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। ये कार्य महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इन्हें तुरंत नहीं करना होता, जैसे कि लंबी अवधि की योजनाएं, स्वास्थ्य देखभाल, रिश्तों पर ध्यान देना आदि। थर्ड, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। ये कार्य तात्कालिक होते हैं, लेकिन हमारे लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते, जैसे कि अनावश्यक फोन कॉल या व्यर्थ की मीटिंग्स। फोर्थ, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। ये कार्य न तो तात्कालिक होते हैं और न ही महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर समय बिताना या बेमतलब की बातें करना। कोवी का कहना है कि हमें उन कार्यों पर जो महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन तात्कालिक नहीं होते पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम इन कार्यों को प्राथमिकता देते हैं तो हम अपनी जिंदगी को अधिक संरचित और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम रोजाना 30 मिनट ध्यान करते हैं या पढ़ाई के लिए समय निकालते हैं, तो यह कार्य हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों में योगदान करते हैं, भले ही वे तुरंत नजर न आते हों। स्टीफन कोवी इस आदत को लागू करने के लिए कुछ कदम सुझाते हैं। पहला कदम है विजन और मिशन को स्पष्ट करें। जब आपके पास स्पष्ट दृष्टिकोण और मिशन होता है तो आप जान सकते हैं कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। यदि आपका मिशन एक उत्कृष्ट नेता बनना है, तो आपको अपने समय का उपयोग नेताओं से सीखने, नेतृत्व कौशल बढ़ाने और खुद को बेहतर बनाने में करना चाहिए। दूसरा कदम है समय का सही उपयोग करें। हमें अपने समय का प्रबंधन इस तरह करना चाहिए कि हम महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें। इसके लिए आप एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहले उन कार्यों को शामिल करें जो आपके लक्ष्यों में योगदान करते हैं। इसके बाद उन कार्यों को रखें जो तात्कालिक तो हैं, लेकिन आपके दीर्घकालिक उद्देश्य से संबंधित नहीं हैं। तीसरा कदम है सहयोग और टीम वर्क। जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम अपनी प्राथमिकताओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी टीम का हिस्सा हैं और आपकी टीम का उद्देश्य एक बड़ी परियोजना को समय सीमा के भीतर पूरा करना है, तो आप अपनी प्राथमिकताओं को इस परियोजना के अनुसार बदल सकते हैं और सहकर्मियों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। कोवी कहते हैं कि इस आदत को जीवन में स्थायी बनाने के लिए हमें वर्तमान में जीने की कला सीखनी होगी। इसका मतलब यह है कि हम हमेशा भविष्य के बारे में सोचते रहें, लेकिन हमें वर्तमान क्षण में भी जीना होगा और उसे सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करना होगा। जब हम अपने समय और ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो हम जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बना सकते हैं।
इस आदत का एक और पहलू है किसी भी कार्य को योजना बनाकर करना। जब हम अपनी दिनचर्या में प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हैं तो हम अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से कर सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, यदि हम सप्ताह के शुरुआत में अपने कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध करते हैं तो हम उन्हें बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं और हर कार्य को पूरी तरह से करने का अवसर मिलता है। अंत में, महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता दें। हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें किसी भी कार्य को बिना ध्यान दिए नहीं करना चाहिए। यह आदत हमें सिखाती है कि जब हम अपने समय को उस काम में लगाते हैं जो हमारे बड़े लक्ष्यों और उद्देश्यों से जुड़ा होता है, तो हम अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। यह आदत केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों और कार्यस्थलों में भी लागू होती है और हमें अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन देती है। चौथी आदत, जिसे स्टीफन कोवी जीत जीत सोचें, थिंक विन विन कहते हैं, यह हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। जीत जीत सोचने का मतलब यह है कि हमें न केवल अपने लाभ को देखने की आवश्यकता है, बल्कि हमें यह भी देखना चाहिए कि हम अपने आसपास के लोगों को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं। यह आदत हमें समानता, साझेदारी और सहयोग की भावना को बढ़ावा देती है। जीत जीत का सिद्धांत यह मानता है कि किसी स्थिति में दोनों पक्षों को संतुष्ट किया जा सकता है और एक दूसरे के लाभ के लिए अवसरों का निर्माण किया जा सकता है। स्टीफन कोवी कहते हैं कि जीत जीत एक मानसिकता है, यह केवल एक दृष्टिकोण है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना होता है। यह तब होता है जब हम अपनी सोच को दूसरों के दृष्टिकोण से भी समझते हैं और दोनों पक्षों की आवश्यकताओं और इच्छाओं का सम्मान करते हैं। उदाहरण के लिए, व्यापारिक वार्ता में दोनों पक्षों के लिए लाभकारी समाधान ढूंढना जीत जीत मानसिकता का उदाहरण है। यदि हम केवल अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दूसरे पक्ष की अनदेखी करते हैं तो यह जीत हार मानसिकता होती है, जो दीर्घकालिक रिश्तों के लिए हानिकारक हो सकती है। जीत जीत सोचने का एक महत्वपूर्ण पहलू है समानता की भावना। जब हम अपने विचारों में यह मानते हैं कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए, तो हम एक सहयोगात्मक वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक टीम में अगर हर सदस्य को अपने विचार व्यक्त करने का समान अवसर मिलता है तो इससे टीम की सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके विपरीत, अगर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिलता तो इससे टीम का मनोबल गिर सकता है और परिणाम स्वरूप सफलता में रुकावट आ सकती है। कोवी का कहना है कि जीत जीत का सिद्धांत आध्यात्मिक और व्यक्तिगत सफलता के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। इसका मतलब यह है कि हम अपनी आंतरिक संतुष्टि और दूसरों के साथ अच्छे रिश्तों के बीच एक सामंजस्य बनाए रखते हैं। यह सिद्धांत केवल पेशेवर जीवन में नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होता है। जब हम अपने परिवार, दोस्तों और समाज में इस मानसिकता को अपनाते हैं तो हम अधिक सार्थक और संतुलित रिश्ते बना सकते हैं। इस आदत को अपनाने के लिए स्टीफन कोवी कुछ व्यावहारिक कदम सुझाते हैं। पहला कदम है समझना और समझाया जाना। यह महत्वपूर्ण है कि हम पहले दूसरे व्यक्ति की स्थिति को समझें और फिर अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें। जब दोनों पक्ष एक दूसरे की स्थिति को समझते हैं तो एक साझा समाधान पर पहुंचना आसान हो जाता है। ये कदम हमें दूसरे के दृष्टिकोण को समझने और अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त करने में मदद करता है। दूसरा कदम है प्राकृतिक विश्वास पैदा करना। जीत जीत सोचने का मतलब है कि हम अपने शब्दों और कार्यों से विश्वास उत्पन्न करें। जब लोग हम पर विश्वास करते हैं तो वे हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। यह विश्वास उनके विचारों और भावनाओं को सम्मान देने से उत्पन्न होता है। विश्वास का निर्माण करने के लिए हमें ईमानदार, पारदर्शी और सहानुभूति से काम करना चाहिए। तीसरा कदम है साझेदारी और सहयोग का निर्माण। जीत जीत स्थिति केवल तब संभव है जब हम एक साझेदारी और सहयोग की भावना से काम करें। इसका मतलब है कि हम केवल अपने लाभ के बारे में नहीं सोचें, बल्कि यह भी समझें कि दूसरों को भी समान लाभ मिल सकता है। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम नए विचार और समाधान उत्पन्न कर सकते हैं जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होते हैं। जीत जीत का एक और पहलू यह है कि हमें अपने संसाधनों और अवसरों को साझा करना चाहिए। जब हम दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हम एक सकारात्मक वातावरण उत्पन्न करते हैं और उनके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी के साथ अपने विचार साझा करते हैं
तो इससे न केवल हमारा रिश्ता मजबूत होता है, बल्कि यह भी हमें नए विचारों और दृष्टिकोणों के बारे में जानने का अवसर मिलता है। जीत जीत की सोच केवल सकारात्मक परिणामों को उत्पन्न नहीं करती, बल्कि यह सकारात्मक रूप से सोचने और महसूस करने का तरीका भी सिखाती है। जब हम यह मानते हैं कि हर स्थिति में हम और दूसरे पक्ष दोनों को लाभ पहुंचा सकते हैं, तो हम अपनी समस्याओं को अधिक रचनात्मक तरीके से हल कर सकते हैं। यह मानसिकता हमें अधिक सहानुभूति, समझ और सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है। इस आदत को जीवन में अपनाने का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि हम स्थायी और मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। जब हम हर व्यक्ति को सम्मान देते हैं और उनके लाभ को भी प्राथमिकता देते हैं, तो हम एक स्थिर और सहयोगी वातावरण उत्पन्न करते हैं, जो दीर्घकालिक सफलता के लिए जरूरी है। अंत में, जीत जीत सोचें एक मानसिकता है जो हमें व्यक्तिगत और सामूहिक सफलता के रास्ते पर मार्गदर्शन करती है। यह हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति की आवश्यकता और भावना का सम्मान करते हुए हम साझा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जब हम इस आदत को अपनाते हैं, तो हम अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, नए अवसरों को जन्म देते हैं और एक सकारात्मक जीवन की दिशा में आगे बढ़ते हैं। जीत जीत का सिद्धांत हमारे जीवन में संतुलन और सहयोग की भावना उत्पन्न करता है, जो हमें न केवल अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि समाज और परिवार में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। 5वीं आदत, जिसे स्टीफन कोवी पहले समझें फिर समझाएं, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टैंड कहते हैं। यह हमें सिखाती है कि सबसे पहले हमें दूसरों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए, ताकि हम अपनी बात प्रभावी रूप से कह सकें। यह आदत संचार की कला को एक नई दिशा देती है। यह हमें बताती है कि जब हम दूसरों की पूरी बात सुनते हैं और उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम रिश्तों में गहरी समझ और विश्वास बना सकते हैं। यह आदत खास तौर पर सहानुभूति की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है। पहले समझें फिर समझाएं का मुख्य संदेश यह है कि सुनना एक सक्रिय प्रक्रिया है, जो केवल कानों से सुनने तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से उपस्थित होना होता है। जब हम किसी से बात करते हैं, तो हम अक्सर अपनी प्रतिक्रिया पहले ही तैयार कर लेते हैं, लेकिन कोवी का कहना है कि इससे हम दूसरे व्यक्ति के विचार और भावना को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। इसके बजाय हमें पहले पूरी तरह से समझने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारी प्रतिक्रिया सही और सटीक हो। यह आदत विशेष रूप से हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्तों में मदद करती है। जब हम किसी के साथ बात करते हैं, तो यदि हम उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, तो हम समझ और विश्वास के साथ उनकी बातों को अधिक ध्यान से सुन सकते हैं। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी बातों को सही तरीके से सुना जा रहा है और उनकी भावनाओं का सम्मान किया जा रहा है, तो वे अपने विचार और समस्याओं को अधिक सहजता से व्यक्त कर सकते हैं। यह एक सकारात्मक संवाद की शुरुआत होती है, जो हर रिश्ते को मजबूत बनाती है। कोवी बताते हैं कि एक अच्छा श्रोता बनने के लिए हमें सहानुभूति, एम्पैथी से काम करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें दूसरे व्यक्ति की स्थिति में खुद को रखकर समझने की कोशिश करनी चाहिए। सहानुभूति का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि हम किसी की भावना को समझते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम उस व्यक्ति के दृष्टिकोण को पूरी तरह से महसूस करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। जब हम इस तरह से सुनते हैं, तो हम वास्तविक रूप से समझ पाते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है और उसे क्या चाहिए। इसके विपरीत, यदि हम केवल सुनने के बजाय बोलने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अक्सर दूसरे की जरूरतों और भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि हमें पहले पूरी तरह से समझने का प्रयास करना चाहिए। कोवी का मानना है कि जब हम पहले सुनते हैं और समझते हैं, तो हम अपनी बातों को अधिक प्रभावी और सटीक तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप हमारे विचार और सुझाव दूसरे व्यक्ति के लिए अधिक स्वीकार्य होते हैं, क्योंकि वे पहले से ही हमारी समझ और सहानुभूति से परिचित होते हैं। यह आदत हमें केवल पेशेवर जीवन में ही नहीं, बल्कि हमारे व्यक्तिगत रिश्तों में भी उपयोगी साबित होती है। उदाहरण के लिए, जब हम अपने परिवार के किसी सदस्य या दोस्त से बात कर रहे होते हैं, तो हमें उन्हें पूरी तरह से सुनना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्या साझा करता है, तो पहले उसकी बातों को ध्यान से सुनना और समझना यह दिखाता है कि हम उनकी भावना और स्थिति का सम्मान करते हैं। इसके बाद जब हम अपनी राय या सुझाव देते हैं, तो यह अधिक प्रभावी और सहायक होते हैं। कोवी के अनुसार
इस आदत को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है जो हमें सुनने में मदद करती हैं। पहला, सुनने का शारीरिक स्तर। इसमें हम बस दूसरे व्यक्ति की बात सुनते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं होते। दूसरा, सुनने का मानसिक स्तर। इसमें हम विचार करते हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने विचारों को सुनने में व्यस्त होते हैं और सामने वाले की बातों को वो पूरी तरह से नहीं समझ पाते। तीसरा, सुनने का भावनात्मक स्तर। इसमें हम सामने वाले के भावनाओं को महसूस करते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से उस व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश नहीं करते। चौथा, सहानुभूति स्तर। यह सबसे प्रभावी स्तर है, जहां हम पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति की स्थिति में खुद को रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जब हम सहानुभूति से सुनते हैं, तो हम न केवल दूसरे व्यक्ति की स्थिति को समझने में सक्षम होते हैं, बल्कि हम उसे यह महसूस कराते हैं कि हम उसके विचारों और भावनाओं को मानते हैं। इस प्रक्रिया से हम एक गहरे और अधिक सार्थक संवाद की शुरुआत करते हैं। स्टीफन कोवी कहते हैं कि एक अच्छा श्रोता बनने के लिए हमें सुनने की कुशलता को विकसित करना चाहिए। हमें अपनी पूरी ध्यान और ऊर्जा को सामने वाले व्यक्ति की बातों पर लगानी चाहिए। जब हम अपनी पूरी शर्तों पर सुनते हैं, तो यह व्यक्ति को यह महसूस कराता है कि उसकी बातों का सम्मान किया जा रहा है और उसे पूरी तरह से समझा जा रहा है। इसके बाद हमें अपनी बातों को प्रभावी रूप से पेश करना होता है। जब हम पहले समझने का प्रयास करते हैं, तो हमारी प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से अधिक समझदारी और सहायक होती है। इसका मतलब यह है कि हमारी प्रतिक्रिया केवल हमारी सोच पर आधारित नहीं होती, बल्कि हम यह जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है और उसकी ज़रूरतें क्या हैं। पहले समझें, फिर समझाएं का सिद्धांत हमारे जीवन के सभी पहलुओं में सहायक होता है, चाहे वह व्यक्तिगत रिश्ते हों, कार्यस्थल पर संवाद हो या समाज में अन्य लोगों के साथ बातचीत हो। यह आदत हमें यह सिखाती है कि केवल अपनी बातों को कहना ही काफी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम दूसरों की बातें सुनें और समझें। जब हम दूसरों को पूरी तरह से समझते हैं, तो हम अपने विचारों को और अधिक प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे हम रिश्तों में विश्वास और समझ बना सकते हैं। अंत में, पहले समझें, फिर समझाएं एक ऐसी आदत है जो हमारे संवाद को और भी सशक्त बनाती है। यह हमें सुनने की कला सिखाती है और हमें यह समझने का अवसर देती है कि किसी भी परिस्थिति में हम दूसरों की भावनाओं और विचारों का आदर कैसे कर सकते हैं। यह आदत न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में सफलता लाती है, बल्कि यह हमें समाज और कार्यस्थल पर भी प्रभावी और सहायक बनाती है। अगली वीडियो में हम आखिरी 2 आदतों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपकी प्रभावशीलता को नई ऊंचाई तक ले जाएंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अपनी राय और सवाल हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।